Hello everyone, welcome to my channel TechLearn. Today we will be discussing about data manipulation language. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था अबाउट व्हाट इज द DDL, व्हाट इज द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कितने टाइप के आपके डेटाबेस लैंग्वेजेस होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस की। ठीक है, फर्स्ट आपका जो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। जो आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज होती है जो बेसिकली RDBMS में यूज होती है टू क्रिएट अ कंटेनर। ठीक है, आपको जो टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, आपके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस हैं तो आप कौन सी लैंग्वेज को यूज करेंगे? DDL को, जिसको हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें आपका आता है क्रिएट, टेबल को क्रिएट करने के लिए, ऑल्टर, ऑल्टर करने के लिए, ठीक है, और आपका आता है ड्रॉप। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किस में यूज करते हैं? DDL में, जिसमें हम स्ट्रक्चर में चेंजेस की बात करते हैं। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर आपने बना लिया है, आपको डेटा इंसर्ट करना है। अब आपको जब डेटा इंसर्ट करना है तो आप डेटा में जो चेंजेस करेंगे वो किसके अंदर आएगा? आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आएगा। फर्स्ट वर्ड है डेटा। ठीक है, मैनिपुलेट मतलब डेटा में आप चेंजेस कर रहे हैं, तो वो लैंग्वेज क्या कहलाती है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो उसको हम शॉर्ट में DML भी कहते हैं। सो DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज and it is a subset of SQL commands used to manage and modify the data stored within the database objects। जैसे टेबल्स के अंदर जो भी डेटा स्टोर है उसमें हम जो चेंजेस करते हैं, आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या है? इन RDBMS आपका टेबल है। तो आप कोई भी चेंजेस करते हैं टेबल के डेटा के साथ कोई भी आप मैनिपुलेशन करते हैं तो वो किसके थ्रू होगा? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि DML में कमांड कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी कमांड है जो DML के अंदर यूज करी जाती हैं? बेसिकली आपके 4 प्राइमरी कमांड्स हैं जो DML के अंदर होती हैं, जिसको हम क्रूड ऑपरेशन भी कहते हैं। क्रिएट फर्स्ट, उसको हम कहते हैं क्रूड ऑपरेशन। फर्स्ट वन इज द क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, अब फर्स्ट कमांड है आपकी सेलेक्ट। सेलेक्ट बेसिकली क्या करता है? रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, उसको हम DQL भी कहते हैं। ठीक है, तो डेटा बेस से या टेबल से आपको डेटा फेच करके ले आना है, उस केस में हमेशा क्या यूज होगा? सेलेक्ट। आप कंडीशंस यूज करेंगे इसके साथ। ठीक है, रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। जैसे एग्जांपल की बात कर लें तो हमने क्या लिखा? सेलेक्ट स्टार, मतलब आपके पास जितनी भी टपल्स हैं उसको आप सेलेक्ट करिए। कहाँ से? फ्रॉम, किस टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है आपकी इंसर्ट। इंसर्ट क्या करती है? ऐड न्यू रोज ऑफ डेटा टू अ टेबल। आपको नई मतलब डेटा इंसर्ट करना है एक टेबल में तो आप क्या यूज करेंगे? इंसर्ट। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? लिखने का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। ठीक है, कहाँ पे इंसर्ट करना है? कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे तो यूजर्स टेबल के अंदर नेम नाम का कॉलम है, वहां पे आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। उसके बाद आप लिखेंगे वैल्यूज। फिर वैल्यूज को आप किस में बात करेंगे? सिंगल कोट में। हमने वैल्यू यहाँ पे दी है LX। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है आपकी अपडेट। अपडेट क्या होता है? आपके पास ऑलरेडी टेबल में डेटा है और आपको क्या करना है? उसको मॉडिफाई करना है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DML। सो फर्स्ट है आपका डेटा लेवल। ठीक है, डेटा लेवल है DML ऑपरेशन क्या करता है? आपका क्या इफेक्ट करता है? आपका रोज और कॉलम्स ऑफ डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात ही नहीं करता, क्योंकि स्ट्रक्चर की बात कौन करता है? DDL। ठीक है, डेटा डेफिनेशन। तो ये क्या चेंज करता है? इस में जितने भी आपके कमांड्स होते हैं उनको हम रन करते हैं तो आपके रोज और कॉलम्स जो है आपके टेबल के वही इफेक्टेड होते हैं। आपका कोई भी डेटा जो है, आपका स्ट्रक्चर है, टेबल का स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल। आपका जितनी भी DML आपके स्टेटमेंट होते हैं वो रोल बैक हो सकते हैं। कब? जब तक वो कमिट नहीं हुए हैं। मतलब जब आपने इंसर्ट कमांड रन की है, इंसर्ट के बाद आपने क्या किया? कमिट
रन कर दिया तो क्या होगा, आप वापस रोल बैक नहीं कर सकते हैं। जब तक आपने कमिट मतलब जब तक आपने कंप्लीटली सेव नहीं किया है उस तब तक आप क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है। फिल्टरिंग की बात करें तो डीएमएल कमांड्स ऑलवेज यूज अ वेयर क्लॉज टू टारगेट स्पेसिफिक रिकॉर्ड। ठीक है, हमें कोई भी वैल्यू चाहिए स्पेसिफिक रिकॉर्ड की, जैसे हमें एक स्टूडेंट नेम सर्च करना है जिसकी आईडी क्या हो 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेयर क्लॉज यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे वेयर कॉलम का नेम इज इक्वल टू स्पेसिफिक जो हमें फिल्टरिंग करनी है। ठीक है, तो बेसिकली डीएमएल कमांड ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है कि हम क्या कर सकते हैं, वेयर क्लॉज यूज करके स्पेसिफिक रिकॉर्ड को टारगेट कर सकते हैं या फिर फेच कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नोट की बात करें तो रनिंग एन अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट विदाउट अ वेयर क्लॉज विल अफेक्ट एवरी सिंगल रो इन योर टेबल। दैट मीन्स कि अगर आप अपडेट या डिलीट कमांड रन कर रहे हैं तो आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, इट्स मस्ट। क्योंकि अगर आप कंडीशन नहीं देंगे, आपने सपोज आपने लिखा कि डिलीट, आपने लिखा डिलीट और उसके बाद आपने लिखा एक कॉलम का नेम है नेम। ठीक है, और लिखा आपने फिर फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल का नाम। अब इससे क्या होगा, आपका क्या होगा, जितना भी नेम के अगेंस्ट डेटा है वो सब कुछ क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो और आप अगर आपने कोई भी कंडीशन अगर अप्लाई नहीं की है कि ले सपोज मुझे आईडी नंबर 1 स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल का हमें क्या करना है, जो आईडी 1 है स्टूडेंट टेबल का आईडी 1 है उसके अगेंस्ट जो भी डेटा है, नाम है, नंबर है, वो सब क्या करो, आप डिलीट करो। तो आप क्या डालोगे वेयर क्लॉज में, डिलीट, आपको जो भी डिलीट करना है। ठीक है, नेम, लेट्स सपोज आपको नेम डिलीट करना है तो आप क्या डालेंगे, नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। तो जो भी आपकी आईडी 1 जहां पे मिलेगा उसके अगेंस्ट का डेटा आपका क्या हो जाएगा, डिलीट। ठीक है, तो क्या होगा, डिलीट आपको करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप डिलीट नहीं करते हैं, डिलीट के साथ आप कोई वेयर कंडीशन यूज नहीं करते हैं या फिर कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो आपका पूरा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आपने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपका सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आपको कंडीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, या नेम इज इक्वल टू दिस, तो पर्टिकुलर कंडीशन देंगे तो ही वो रो क्या होगी, डिलीट होगी। अदरवाइज पूरा टेबल का जो डेटा है वो आपका डिलीट हो जाएगा। दोनों के केस में, रनिंग डिलीट के केस में भी और अपडेट के केस में भी। आपने अपडेट के साथ भी कोई कंडीशन नहीं दी कि भाई आपको नाम अपडेट करना है, ले सपोज आपको स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट टेबल से अपडेट करना है और वहां पे आपने क्या लिखा कि अपडेट। ठीक है, और आपने क्या लिखा कि किसका क्या अपडेट करना है, आपने लिख दिया कि नेम इज इक्वल टू क्या कर दो, नेम का कॉलम नेम ये है, आपने लिख दिया कि नेम इज इक्वल टू राम कर दो। उसमें केस में क्या होगा, जितना भी आपका स्टूडेंट टेबल में नेम कॉलम होगा सबका नाम क्या हो जाएगा, राम। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि नेम इज इक्वल टू राम वेयर कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल में यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो डीएमएल कमांड अपडेट और डिलीट है उसके साथ ऑलवेज यूज अ कंडीशन, ऑलवेज यूज वेयर क्लॉज। विदाउट वेयर क्लॉज आप क्या कर सकते हो, अपडेट और डिलीट को नहीं रन कर सकते। ठीक है, डेटाबेस और कर सकते हो, अगर आप करोगे तो क्या होगा, आपका सारा डेटा अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कैसा होता है। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको 2 लेयर्स में हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर विल बी द लॉजिकल लेयर, जिसमें हम बात करते हैं कि हम डेटा आपका कैसे ऑर्गेनाइज है कॉन्सेप्चुअली। सेकेंड हम बात करते हैं फिजिकल या फिर आर्किटेक्चरल लेयर की, जिसमें हम कहते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फंक्शन कैसे कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट कि आपका डेटा कैसे ऑर्गेनाइज है, सेकेंड आपका डेटा कैसे, आपका सॉफ्टवेयर कैसे फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो आपके 2 बेसिक फंडामेंटल हैं, उनके बेस पे हम डेटाबेस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक डेटाबेस की बात करें, ठीक है, जैसे आपके पास एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो
वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक सिस्टम, आपका जो सिस्टम है वो क्या बताता है कि फॉर हाउ बुक्स आर कैटेगराइज्ड, द एक्चुअल बुक ऑन द स्लेव्स। ठीक है, तो आपकी बुक्स कैसे कैटेगराइज है, मतलब बुक्स को आपने किस वे में रखा हुआ है, वो तो हो गया आपका स्कीमा। ठीक है, और आपके पास जो बुक्स हैं, एक्चुअल जो आपकी बुक्स हैं वो सेल्फ्स में कैसे रखी हुई है, वो हो गया आपका डेटा। आपने अपनी लाइब्रेरी को कैसे बना हुआ है, दैट मीन्स कि कैसे कैसे बुक्स रखी जानी है, डिपार्टमेंट वाइज रखी जानी है, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर आपने बनाया कि आपने बुक को कैसे सेल्फ्स में रखना है। ठीक है, कौन से एरिया में कौन सी बुक आएगी, कौन से एरिया में कौन सी बुक आएगी, तो वो क्या हो गया, स्कीमा। ठीक है, आपने बुक्स को कहाँ रखा, वो क्या हो गया आपका डेटा। ठीक है, एंड द लाइब्रेरियन जो मैनेज कर रहा है उस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, वो क्या हो गया, इंजन, अगर हम ऐसे समझे तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फर्स्ट बात करते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या आपके क्या क्या आते हैं। फर्स्ट आपका स्ट्रक्चर में अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट है आपका स्कीमा, जिसकी हमने बात करी कि भाई हम एक लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी में क्या है कि आपका जो बुक्स को आपने डिजाइन किया है कि भाई बुक्स रखी कैसे जानी है, दैट्स कॉल्ड स्कीमा। ठीक है, स्कीमा बेसिकली क्या है, ब्लूप्रिंट आपके लाइब्रेरी का। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट है, तो स्कीमा इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ दैट डिफाइंस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, कि आपका डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा, क्या होगा कि आपका जो भी डेटा है वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो बेसिकली ये कैसे एक्ट करता है, एज अ स्केलेटन ऑफ डेटाबेस, की बेसिकली डेटाबेस का स्केलेटन है कि कैसे हमें स्ट्रक्चराइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है स्कीमा एंड द, उसके अंदर स्कीमा के अंदर आते हैं आपके टेबल, जिसको हम कहते हैं रिलेशन। इन डेटाबेस वी कॉल टेबल रिलेशंस। ठीक है, फर्स्ट है आपका प्राइमरी कंटेनर, जिसमें क्या होते हैं आपके पास रो एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलम, जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स इन डीबीएमएस। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है, आपका डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा, कि किस टाइप का डेटा आपके टेबल में होगा, जैसे नेम है, ठीक है, डेट है, इंटीजर है, किस तरीके का डेटा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रोज, जिसको हम कहते हैं इन डीबीएमएस रिकॉर्ड्स। स्कीमा है आपका, बेसिकली डीबीएमएस में स्कीमा कहते हैं, उसको हम एज अ ब्लूप्रिंट भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेबल, जिसको हम डीबीएमएस में रिलेशंस कहते हैं, तो क्या करता है, आपको रोज और कॉलम्स में डेटा को स्टोर करता है। कॉलम्स को हम करते हैं, कहते हैं एट्रीब्यूट। सो बेसिकली डेटा टाइप को डिफाइन करता है कि आपका डेटा किस टाइप का होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है रोज, जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, सिंगल एंट्री करते हैं और इंस्टेंस ऑफ डेटा, इंस्टेंसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सिंगल एंट्री और इंस्टेंस ऑफ डेटा। नेक्स्ट है आपकी कीज, जिसमें हम प्राइमरी की बात करते हैं, फॉरेन की बात करते हैं। ठीक है, जिनके बेस पे हम क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रिलेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड आपका जो है कंपोनेंट, वो है इंजन। अब इंजन का क्या काम क्या है, जैसे हमने बात किया था अभी फर्स्ट की लाइब्रेरी का हमने एग्जांपल लिया था कि फर्स्ट आपका क्या है, जो लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर है कि लाइब्रेरी में हम बुक्स को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, आपका जो ब्लूप्रिंट है वो स्कीमा हो गया, लेकिन जो लाइब्रेरियन मैनेज कर रहा है वो क्या हो गया, आपका इंजन हो गया। ठीक है, जिसको हम आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जनरली फॉलो अ 3 tier आर्किटेक्चर, हम ऑलरेडी आर्किटेक्चर देख चुके हैं। ठीक है, 1 tier, 2 tier एंड 3 tier। तो बेसिकली जो आपका मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मॉडर्न डीबीएमएस है आपका, वो क्या फॉलो करता है, 3 tier आर्किटेक्चर। क्यों, क्योंकि आपकी क्या होती है, कीप द डेटा इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूजर इंटरफेस। ठीक है, आपका डेटा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आप कोई भी डेटा इंडिपेंडेंस भी हमने देख लिया है। तो बेसिकली आप कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो आपका जो यूजर व्यू है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल लेवल, जिसको हम व्यू कहते हैं, जो यूजर क्या देखता है। ठीक है, जैसे आपका प्रोफाइल पेज है आपके ऐप पे, तो वो बेसिकली क्या है, यूजर व्यू है, एक्सटर्नल व्यू है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल और फिर लॉजिकल व्यू, जिसमें
बेसिकली एक बड़ी पिक्चर दिखाई जाती है। दैट मीन्स कि आपका डेटा स्टोर्ड कैसे हो रहा है और हाउ एंटिटी रिलेट टू ईच अदर। डेटा स्टोर कैसे हो रहा है और आपकी एंटिटी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनल लेवल, जिसको हम कहते हैं फिजिकल व्यू। इसमें बेसिकली होता है कि आपके डेटा एक्चुअली रिटन टू द हार्ड ड्राइव। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इसमें स्टोरेज की, आपका फिजिकल स्टोरेज। तो आपका डेटा कैसे स्टोर है, आपके जो भी आप क्लाउड स्टोरेज पे बात कर रहे हैं, आपके हार्ड ड्राइव पे बात कर रहे हैं, कैसे स्टोरेज है, बिट में, बाइट में, स्टोरेज कैसा है आपका, ठीक है। बेसिकली उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका थर्ड जो कंपोनेंट है वो डेटाबेस मॉडल, ठीक है। अब जैसे अब डिपेंडिंग ऑन द यूज केस डेटा स्ट्रक्चर्ड डिफरेंटली। भाई डेटा आपका डेटाबेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है। तो अगर हम मॉडल्स की बात करें तो स्ट्रक्चर टाइप क्या होता है वो हम बस एक टेबल हम देखते हैं। फर्स्ट है अगर हम रिलेशनल की बात करें, ठीक है, एसक्यूएल की, तो उसमें डेटा कैसे स्ट्रक्चर होता है, टेबल्स में या फिर ग्रिड्स में। यूज कहाँ पे होता है, आपके फाइनेंशियल सिस्टम में, स्ट्रक्चर डेटा में, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट, नो एसक्यूएल जिसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जेसन लाइक फोल्डर्स, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं हम इसको, कंटेंट मैनेजमेंट में, रियल टाइम फीड में, फ्लेक्सिबल डेटा में। नेक्स्ट है ग्राफ, ग्राफ मॉडल, नोड्स और एजेस स्ट्रक्चर टाइप होते हैं। कहाँ यूज करते हैं हम, सोशल नेटवर्क्स एंड रिकमेंडेशन इंजन्स में। नेक्स्ट है आपका डिक्शनरी पेयर्स, कहाँ यूज होता है, कैशिंग एंड हाई स्पीड मैनेजमेंट। कहाँ पे यूज होता है, कैशिंग एंड हाई स्पीड मैनेजमेंट, ठीक है। ये मॉडल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। जब हम क्या करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका क्वेरी प्रोसेसर। तो इसका काम क्या होता है कि जो भी आप कमांड्स दे रहे हैं, आप जैसे हमने डीडीएल की बात करी, हमने डीक्यूएल की बात करी, डीएमएल की बात की, तो बेसिकली जो आपके कमांड्स हैं इनको फिगर आउट करना और डेटा को कि कैसे डेटा इफिशिएंट वे में मिले, उसको वो किसका काम होता है, क्वेरी प्रोसेसर का। नेक्स्ट है स्टोरेज मैनेजमेंट का, मैनेजर का। ये क्या करता है कि आपकी जो क्वेरी है और आपका जो फिजिकल डेटा स्टोरेज है उनके बीच का जो गैप है उनको जोड़ने का काम करता है, मतलब एज अ ब्रिज एक्ट करता है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन मैनेजर, ensure the data remains consistent if the system crashes or multiple people edit the same file at once। मोस्ट क्रूशियल रोल होता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का, मैनेजर का। तो बेसिकली ये क्या इंश्योर करता है कि आपकी डेटा की जो कंसिस्टेंसी है वो क्या रहे, रिमेन इंटैक्ट रहे, चाहे तो वो सिस्टम आपका क्रैश हो या फिर मल्टीपल पीपल एक ही फाइल को एडिट कर रहे हो सेम टाइम पे, लेकिन आपकी जो डेटा कंसिस्टेंसी है वो क्या करे, इंटैक्ट हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है क्या। तो बेसिकली क्या करता है, आपके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है ऑफ अ डेटाबेस। आपके डेटाबेस के जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करता है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। नाम ही है इसका एंटिटी, फर्स्ट वर्ड इज द एंटिटी। तो एंटिटी बेसिकली क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशनशिप, तो बेसिकली एंटिटीज के बीच के रिलेशनशिप को आप क्या करता है, ये शो करता है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। एन ER मॉडल इज अ डिजाइन or blueprint of a database that can later be implemented as a database. The main component of अगर ER मॉडल की बात करें तो फर्स्ट है एंटिटी सेट और दूसरा है रिलेशनशिप सेट, ठीक है। तो बेसिकली आपके एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, मतलब डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस के अंदर आपके क्या है, एंटिटीज है, उनके एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो बेसिकली एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है,
वो हम किसके थ्रू दिखाते हैं कि अगर एक डेटाबेस है, तो डेटाबेस में जितनी भी एंटिटीज़ हैं, ठीक है? जैसे हम एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट है, आपका टीचर है, ठीक है? प्रोफ़ेसर है, आपका एडमिन डिपार्टमेंट है, आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, आपका एग्ज़ामिनेशन सेल है, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है? वो क्या है? एक एंटिटीज़ है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, प्रोफ़ेसर एक एंटिटी है, ठीक है? एडमिशन एक एंटिटी है, एडमिशन सेल या एडमिशन मैनेजर जो भी है, ठीक है? तो उनके क्या है, कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होंगे, जैसे स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का आईडी है, ठीक है? ऐसे ही सबके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो बेसिकली एंटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है? उसको दिखाता है आपका ईआर डायग्राम, ठीक है? उसके आपके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज़ द एंटिटी सेट एंड सेकंड वन इज़ द रिलेशनशिप सेट। इनके बारे में हम आगे देखेंगे कि आपका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हमने देख लिया। अगर हम फैक्ट्स की बात करें कि अगर ईआर मॉडल आपका के बारे में फैक्ट्स क्या-क्या है, तो फर्स्ट ईआर मॉडल आपको क्या करता है, अलाउ यू टू ड्रॉ डेटाबेस डिज़ाइन। तो बेसिकली ईआर मॉडल अगर हम बात करें कि हमें कोई डेटाबेस डिज़ाइन करना है, तो फर्स्टली हमारा क्या काम होता है कि हम एंटिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई करें कि अगर हमें कोई एक वेबसाइट, लेट्स सपोज़ हमें कोई कुछ डिज़ाइन करना है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है या डेटाबेस डिज़ाइन करना है, ठीक है? हम डेटाबेस के टर्म में बात करें तो हमें डेटाबेस डिज़ाइन करना है। तो डेटाबेस डिज़ाइन करना है तो फर्स्टली हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये पहले रेक्टिफ़ाई करना पड़ेगा कि आपके पास एंटिटीज़ कितनी होंगी, ठीक है? कौन-कौन से लोग होंगे, क्या-क्या उनका रोल होगा, ठीक है? वो सब आप जब आइडेंटिफ़ाई कर लोगे, उसके बाद आप एंटिटीज़ के बीच के रिलेशंस को एस्टेब्लिश करोगे, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बेस पे आप क्या करोगे, टेबल ड्रॉ करोगे, ठीक है? टेबल ड्रॉ करोगे, फिर उनके बीच के रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होंगे कि भई किनके बीच में कौन-सा रिलेशनशिप होगा, कौन आपका यूनिक होगा, किसको आप प्राइमरी की बनाओगे, ठीक है? उसके बेस पे आप क्या करेंगे, पूरा स्कीमा आप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली फर्स्ट वन इज़ द ER model allows you to draw database design. It is an easy to use graphical tool for modeling data. Widely used in database design, it is a GUI representation, मतलब graphical user interface of the logical structure of a database. तो बेसिकली क्या करता है, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है किसका, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस का, कि लॉजिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस का क्या होगा, उसका बेसिकली क्या है, एक पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है। It helps you to define the entities which exist in a system and the relationship between those entities. तो बेसिकली आपको क्या हेल्प करता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई आपके कितने सिस्टम में कितनी एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं और उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। नेक्स्ट, हम यूज क्यों करते हैं यार डायग्राम, ये क्वेश्चन है कि हमें यूज क्यों करना है यार डायग्राम। तो ये क्या करता है, आपको डिफाइन टर्म्स रिलेटेड टू एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, कि भाई आपको कि प्रोवाइड एन रिव्यू फॉर ऑल योर टेबल शुड कनेक्ट, व्हाट फील्ड आर गोइंग टू बी एन ऑन ईच टेबल। तो बेसिकली आपके डेटाबेस की को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। क्या होता है ना, आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन कितनी एंटिटीज़ हैं, वो कैसे कनेक्टेड है, कौन सी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, कौन सी एंटिटी डिपेंडेंट एंटिटी है, किसको आपको प्राइमरी की बनाना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ों का आपको क्लैरिटी मिल जाती है। हेल्प्स टू डिस्क्राइब एंटिटी एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप, तो आप बेसिकली उनके बीच के रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ER diagram are translate into relation table which allow you to build database quickly, ठीक है? ER diagram can used by database designer as a blueprint for implementing data in specific software application. तो basically database designer को क्या करता है, ये हेल्प करता है। सिंपलर अगर हम नॉर्मल एक ER डायग्राम की बात करें, तो हम ले सपोज हम मान के चलते हैं कि आपके पास एंटिटी है दो, स्टूडेंट और कॉलेज, ठीक है? अब स्टूडेंट एंड कॉलेज इज मेनी टू वन, एज अ कॉलेज कैन हैव मेनी स्टूडेंट। अब एक कॉलेज के पास ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, हाउएवर स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी इन अ मल्टीपल कॉलेज एट द सेम टाइम। एक
एक कॉलेज के पास मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, बट एक स्टूडेंट मल्टीपल कॉलेजेस में सेम टाइम पे नहीं एनरोल हो सकता है। दैट्स राइट। ठीक है, तो कॉलेज के बाद स्टूडेंट और कॉलेज के बारे में बात करें तो मेनी टू वन रिलेशनशिप होगी। ठीक है, मतलब कॉलेज में एक कॉलेज के पास बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, बट एक स्टूडेंट बहुत सारे कॉलेजेस में सेम टाइम पे एनरोल नहीं हो सकता है। स्टूडेंट एंटिटी हैज एट्रीब्यूट, अगर हमें स्टूडेंट के बात करें तो हमने मान लिया कि उसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जिसके नाम है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस एंड कॉलेज। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट एड्रेस। कॉलेज एंटिटी के पास कॉलेज आईडी है और कॉलेज नेम है। ठीक है, तो अगर हम ER डायग्राम की बात करें तो स्टूडेंट हो गया, कॉलेज हो गया, एंटिटीज, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? स्टडी कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, कॉलेज के पास कॉलेज आईडी हो गई और कॉलेज नेम हो गया, स्टूडेंट के पास स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट एड्रेस हो गया। ये रिलेशनशिप का साइन है। ये आपके क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स हो गए और ये आपकी एंटिटी हो गई। तो स्टूडेंट और कॉलेज दो एंटिटी हो गए। स्टूडेंट के पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलेज के पास 2 एट्रीब्यूट है, उनके बीच का रिलेशनशिप ये है। ठीक है, अब कुछ ज्योमेट्रिक साइंस हैं जिसमें हमने बात करी आपके। ठीक है, उनका जैसे कि हम एंटिटी सेट की बात करें तो ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आपके पास कॉलेज एक एंटिटी है तो उसको हमने क्या किया? रेक्टेंगल से। आपके पास एट्रीब्यूट है तो उसको एलिप्स से। ठीक है, ये एट्रीब्यूट है, इनको एलिप्स से। आपके पास रिलेशनशिप है, उसको हम किससे करते हैं? डायमंड साइन से करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास क्या है, जितने भी आपके पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, एंटिटीज हैं, तो इनको हम रिप्रेजेंट करने के अलग अलग ज्योमेट्रिक साइंस यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ER मॉडल के कितने आपके कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका एंटिटी। ठीक है, एंटिटी के अंदर 2 टाइप की एंटिटी आती हैं, वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। फर्स्ट वन इज द वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। एट्रीब्यूट के अंदर की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, फर्स्ट वन इज द की एट्रीब्यूट, सेकेंड वन इज द कंपोजिट, थर्ड वन इज द मल्टी वैल्यूड एंड फोर्थ वन इज द डिराइव्ड एट्रीब्यूट। रिलेशनशिप में आता है 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था पिछले वाले एग्जाम्पल में, जिससे हमने कॉलेज और स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो आपके पास रिलेशनशिप 4 होते हैं, 1 to 1, 1 to many to 1, many to many। एट्रीब्यूट की बात करें तो आपके पास की एट्रीब्यूट होता है, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड एंड डिराइव्ड। एंटिटी होती है 2, वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये नोट्स आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और थैंक यू सो मच। थैंक यू।